छह देश हैं वहां पर पाकिस्तान का सिक्का पिछले 60-70 सालों में एक तरफा चला है। वहां पर भारत की सुनवाई नहीं होती थी। ये पाकिस्तान का कैसा पासा पलट दिया, बिल्कुल पूरी तरह से जैसे गिलास को उल्टा करके रख दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो पाकिस्तान की ये स्थिति है कि वो गल्फ कंट्री तो हमेशा से बदमाशों के अड्डे रहे। हमारे बंबई के जितने बदमाश थे वो सब भाग कर जाके दुबई में अड्डा बना लेते थे और वहीं से अपना पूरा ऑपरेशन वो चलाते थे। और अब जो मैं कह रहा हूँ कि मोदी कमाल करके आए हैं, एक ऐसी खबर है जो हमारे यहाँ उसकी बात ही नहीं हुई। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कुवैत से प्रधानमंत्री वापस लौट करके आ गए हैं। कुवैत ने अपना उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो भारत रत्न जैसे अपने यहाँ है वो सम्मान दिया और 30वें व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री को 30 देशों ने अब तक कुवैत के बाद अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया और दुनिया में अहलदे हैं, अलग से हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी कुवैत से कमाल कर लौटे हैं। देश को ये जानना चाहिए कि मोदी आखिर कुवैत से क्या कमाल कर लौटे हैं। हाँ मनीष जी, मोदी वास्तव में कुवैत से कमाल करके लौटे हैं और उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक तो उनको जो सर्वोच्च सम्मान मिला, 43 साल बाद गया हमारा प्रधानमंत्री, उसको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया कुवैत ने। तो इसका मतलब वो गए भले नहीं थे, लेकिन उनके फिजिकल जो है रिलेशन, जो एक तरह से दोनों देशों के बीच वो बाकी सारे स्तरों पे बातचीत चल रही थी, बाकी सारे संबंध ठीक थे। अन्यथा कोई ऐसा नहीं होता कि आसमान से टपका और किसी ने दे दिया। तो ये 10 साल की कूटनीति कह लीजिए और उससे मोदी प्रभावित थे तब उनको मिला था। लेकिन ये मोदी जी बड़ा छोटा मामला है। पहले उसके जरा खबर जो पड़ी खबर उसको दर्शक देख लें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि मोदी ने क्या कमाल किया है। कि आपको समझना पड़ेगा कि वो कुवैत जो 6 गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश है, केवल कुवैत तक सीमित मत रखिए, लेकिन कुवैत का भी जानबूझकर उदाहरण दे रहा हूँ कि जो 6 देश हैं वहां पर पाकिस्तान का सिक्का पिछले 60-70 सालों में एक तरफा चला है। वहां पर भारत की सुनवाई नहीं होती थी और वो जो है वो जो मजबूरी वश होता था तो वो भारत से किसी को बुलाते थे। अन्यथा पाकिस्तान के ही आर्मी चीफ भी जाता था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी जाता था, पाकिस्तान की वर्क फोर्स भी वहीं जाके काम करती थी। और ये माना जाता था कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एक तरह से इजी गोइंग है वहां पर जाना, जिसको अभी आप देखेंगे तो समझेंगे भी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह से पासा पलटा है कि पाकिस्तानियों का वहां घुसना मुश्किल हो गया है। ये सबसे खास बात है कि किस तरह से पाकिस्तानियों को वहां पे मना कर दिया है सारे गल्फ कंट्री ने। पहले खबर भी दिखा दीजिए मनीष जी, जरा पहले खबर देख लें और उसके बाद दर्शक समझेंगे। इसके बगल में जो ये वाली नहीं, ये वाली नहीं है मनीष जी, दूसरी खबर है वो जो पहली। हाँ ये जरा खबर देख लें, उसके बाद वीडियो दिखाइएगा मनीष जी कि आपको ये कि खाड़ी देशों में पाकिस्तान की फजीहत, इन मुस्लिम देशों ने ही एंट्री पर लगाया बैन, जानिए वजह। और ये पुरानी खबर नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी का कमाल, ये खबर है 23 दिसंबर 2024 की, अभी यानी कल की खबर, कल की भी नहीं, आज ही की खबर है। आज की खबर है, आज ही की खबर है कि यात्रा पर बैन और वीजा आवेदन रद्द होने से पाकिस्तानी पासपोर्ट की छवि धूमिल हुई है। इससे पाकिस्तानी पासपोर्ट की लगातार तीसरे साल दुनिया में चौथी सबसे खराब रैंकिंग चल रही है और खाड़ी के कई देशों में पाकिस्तान की फजीहत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के 30 शहरों के लोगों को वीजा देने से साफ मना कर दिया है। यानी 30 है कितना बड़ा पाकिस्तान, और उसमें से 30 शहरों के लोगों को जो वहां के रहने वाले उनको तो उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं देंगे और उन पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। लाखों पाकिस्तानी साथियों और मनीष जी ऊपर करिए कि पाकिस्तानी यात्रियों और लाखों पाकिस्तानी यात्रियों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खाड़ी देश और वहां के प्रमुख शहर उनके पसंदीदा गंतव्य हैं। यात्रा पर बैन और वीजा आवेदन खारिज होने की बढ़ती घटनाओं के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहले से खराब छवि को और नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की लगातार तीसरे साल दुनिया में चौथी सबसे खराब रैंकिंग रही है। इसके अलावा यूएई ने पाकिस्तान के वीजा आवेदकों के लिए पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को जमा करना अनिवार्य कर दिया है। और सऊदी अरब और दुबई पाकिस्तानियों के लोकप्रिय डेस्टिनेशन है, लेकिन अब उन्होंने वीजा देना बंद कर दिया है। दरअसल खाड़ी देशों की इन कार्रवाई के पीछे पाकिस्तानियों की ही अपनी करतूत है। पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान से बड़ी संख्या में संदिग्ध यात्री विदेश गए हैं जो वहां जाकर ड्रग तस्कर
भिखारी और मानव तस्कर बनकर विदेशों में अवैध रूप से रहने लगते हैं। सऊदी अरब ने भिखारियों के पकड़े जाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, तो ये दी है बल्कि कह लीजिए। तो ये आज की खबर पाकिस्तान है। के वज़ीर-ए-आज़म को अवार्ड क्यों नहीं देते? आप सोचिए ना इस चीज को लेके, आपका किरदार भी वो होना चाहिए। हम अभी इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत का विजिट किया और पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन इसी टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया। D8 की मीटिंग चल रही है जिसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के और भी मुस्लिम कंट्रीज के आए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है उसके ऊपर। देखें पता कैसे हो उस चीज को लेके कि मैं आपको अभी थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत गए, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी ने, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, कितना बड़ा प्रोटोकॉल दिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया इस चीज दिखा रहा है इस चीज को लेके। ठीक है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कितने को पाकिस्तानियों ने उधर प्रोटोकॉल दिया है? ये चीजें होती हैं। फिर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जाके अपनी लेबर कम्युनिटी से मिलते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कौन से लेबर कम्युनिटी से जाके मुलाकात की? आज की मैं खबर मुझे याद आई आबिद भाई की बात से, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा था कि 5,500 पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं, पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए हैं, सिर्फ किस वजह से कि UAE या सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज में जाके जब आप जाके उधर भीख मांगोगे, आप 2 नंबरियां करोगे, आप करप्शन करोगे, उधर के जो कैमरे हैं ना, कैमरे बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के कैमरे, सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों ने देखा कि ये लोग इधर भीख मांग रहे हैं, ये हमारे लोग तो नहीं, कहां से आए हैं ये लोग। जब उनकी तस्वीरें मैच की, जब देखा, उनके पासपोर्ट चेक किए, उनके ID कार्ड देखे, तो पता चला कि सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज से हमारे मुल्क की भी इज्जत खराब हो रही है। उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया। अभी देखें दुबई, आप गए दुबई, कितनी आसानी से आप दुबई चले गए थे। अब मुझे इस आसानी से जाके दिखाएं दुबई। दुबई ने भी पाकिस्तान पे शर्तें लगा दी हैं कि इन शर्तों के साथ आप दुबई आ सकते हो, वरना आप दुबई नहीं आ सकते। और अगर इतने डॉलर आपके पास होने चाहिए, इतना आपका बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैंक का सिलसिला, तो फिर आप जो है ना दुबई आ सकते हो, वरना आप दुबई नहीं आ सकते। पहले दुबई का सिलसिला इस तरह था कि आपने इजी वीजा लग जाता था, पासपोर्ट बनवाया, आप चले गए। इस तरह लाहौर से कराची जाना होता था। लेकिन अब दुबई जाने के लिए भी ऐसा लगता है कि अमेरिका का वीजा ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये ना हो कि कल को ऐसी सिचुएशन आए कि पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हो यार किसी तरीके हमें अफगानिस्तान का वीजा मिल जाए। ये खबर एक आपको पढ़वाई और दूसरी सुनवाई, उसकी वजह थी मनीष जी कि ये पाकिस्तान का कैसा पासा पलट दिया, बिल्कुल पूरी तरह से जैसे गिलास को उल्टा करके रख दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो पाकिस्तान की ये स्थिति है। और अब जरा कमाल समझिए प्रधानमंत्री मोदी का मनीष जी। अब वो जो पहले वाला आप दिखा रहे थे उसमें जो खबर है, अब वो खबर दिखाइए कि अब आपको उस खबर। अब थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूँ। एक अपने व्यूअर्स हैं राकेश घोषाल जी। राकेश घोषाल अभी अभी इंडिया आए हैं। मुझे उन्होंने कल मैसेज किया कि वो प्रयागराज शायद महाकुंभ के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं कुवैत में हूँ, आप लोगों का शो बहुत अच्छा था जो हम लोगों ने शायद परसों किया था। तो मैंने लिखा कि भैया कुवैत में कैसा था, आप भी थे क्या प्रोग्राम? बोला कि नहीं, 5,000 को ही अनुमति थी तो हम लोग नहीं जा पाए। मेरा एक बचपन का खास दोस्त मुस्लिम है, वो सैयद है, वो वहां रहता है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है और ठीक ठाक अपना कमाई कर रहा है। उन्होंने मुझे कहा, जैसे आपने कहा कि 25 से 30% जो हिंदू वहां है, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी, उन्होंने लिखा है कि मनीष जी पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को यहाँ वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो बात आप कह रहे हैं उसको जस्टिफाई उन्होंने किया। वो लिखते हैं कि मनीष जी वर्क वीजा फॉर पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी इज वेरी डिफिकल्ट हियर। मतलब सोचिए, इसका मतलब है कि मेरा दोस्त जो सैयद मोहम्मद गया हुआ है वहां, बचपन का साथी है, क्लासमेट, हम लोग स्कूलिंग साथ की और बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है। इसका मतलब है कि वो इंडियन है। मैंने कहा कि उसका पूरा कुनबा गया हुआ है, उसका ममेरा भाई, उसके ससुराल के लोग भी गए हुए हैं, तो इंडियन है इसीलिए वहां जा पाया। ये पाकिस्तानी मुसलमान होता, इंडियन मुसलमान है तो कुवैत में मौज ले रहा है। यदि पाकिस्तानी मुसलमान होता तो ये बताता है कि बदले दौर में कैसे बदला है। जी मैं मनीष जी जरा बता दूं कि मैं इसको मोदी का कमाल क्यों कह रहा हूँ। ये मत सोचिए, जो आपने पाकिस्तानी को तो सुना कि वहां हालत क्या है, तो बता दें तुम वहां भीख मांगते हो, तुम वहां ड्रग तस्करी करते हो, तुम वहां हत्यारे दुनिया भर के गलत काम करते हो, इसलिए वो देश तुमको अपने यहाँ से खदेड़ रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं मनीष जी कि वो गल्फ कंट्री तो हमेशा से बदमाशों के अड्डे रहे। हमारे बंबई के जितने बदमाश थे वो सब भाग कर जाके दुबई में अड्डा बना लेते थे और वहीं से अपना पूरा ऑपरेशन वो चलाते थे। 93 तक दुबई जो है दाऊद का भी अड्डा था, कभी इनकी समझ में नहीं आया और वो लगातार ऑपरेट करता था। और आप जरा क्राइम हिस्ट्री पढ़िए, मेरा शौक है तो मैं थोड़ा पढ़ता रहा हूँ कि जितने भी बदमाश थे, यहाँ पे किडनैपिंग होती थी, यूपी के अंदर लखनऊ में किडनैपिंग होती थी, पैसा दुबई में दिया जाता था। तो सारे गलत काम जो है वो वही उन्हीं गल्फ कंट्री में होते थे। कोई अबू धाबी में होता था, कोई दुबई में होता था।
तो उन देशों को इससे कभी कोई परहेज नहीं रहा। ये 10 साल के अंदर ये सीन बदला है ये। और वो जो नियम कानून का हंटर चल रहा है पाकिस्तान पर, वो केवल इस कारण नहीं चल रहा है। अब वही मैंने कहा कि कुछ चीजें आपके सामने नहीं होती, लेकिन आपको इतिहास बता रहा है। 2014 से पहले का उठाकर आप देख लीजिए, दुनिया के लफंगे, दुनिया के बदमाश वहां पे बैठ के अपने बड़े आराम से अपना पूरा नेटवर्क चलाते थे, चाहे वो पाकिस्तान के स्मगलर हो और चाहे इंडिया के हों। लेकिन अब वो बड़ा मुश्किल, इंडिया में भी ज्यादातर तो जिहादी उन्मादी ही जाते थे ना, उस समय तो जिहादी उन्मादी ही जाते थे ज्यादातर, तो वही पहुंच जाते थे। तो ये 10 और साल उन्होंने के जो राकेश जी ने कहा वो ये भी कहा कि हिंदू जो हैं वो ज्यादातर हिंदू टेक्नोक्रेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। वहां डीपीएस है, जो मेरे दोस्त का बेटा जो पढ़ता है वो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है कुवैत में। तो आप इस बात को समझिए कि वो कह रहे हैं, जो राकेश घोषाल जी कह रहे हैं कि ज्यादातर टेक्नोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक, ये ज्यादातर हिंदू हैं, और कुछ इंजीनियर्स और उसके बाद ज्यादातर मजदूर जो पहले आ चुके हुए हैं वो ज्यादातर मुस्लिम हैं। तो मैं जो बता रहा था मनीष जी, ये तो आप ये 10 साल का ये मोदी मैजिक है। अन्यथा सबको याद होगा किस तरह से वहां पर अड्डे बने रहते थे। जितने एंटी नेशनल है, एंटी सोशल है, सब कहाँ दुबई में है, कोई अबू धाबी में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, बहरीन में बैठा है, वो सब बंद हो गए, वो सारी दुकानें बंद हो गई। और पाकिस्तानियों को तो आप पाकिस्तानियों के मुंह से सुन रहे थे कि इनका क्या हाल हो गया है वहां पर, कि इनको अब वीजा नहीं मिल रहा। तो 5,500 वीजा बता रहा है कि 5,500 वीजा इस झटके में कैंसिल हो गए। और अब जो मैं कह रहा हूँ कि मोदी कमाल करके आए हैं, एक ऐसी खबर है जो हमारे यहाँ उसकी बात ही नहीं हुई। जरा मनीष जी अब वो दिखा दीजिए जो कमर चीमा के साथ जो दूसरी खबर है जो पहले आप दिखा रहे थे, कि आपको मैं पढ़ के उसको चौंका कि ये कैसे हुआ। कि हाँ जरा अब जरा देखिए मनीष जी, दिखाइए इसकी हेडिंग, कि दर्शकों ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि 2 दिवसीय दौरा पूरा कर वापस लौटे पीएम मोदी। कुवैत भारत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी और कहा आतंक को पनाह देने वालों को नष्ट कर देंगे। ये कुवैत कह रहा है भारत के साथ। और जरा आगे इस खबर के डिटेल में जाइए तो आपको आनंद आएगा कि जो कुछ है वो केवल भारत के लिए कह रहा है। कि पीएम मोदी ने अपनी कुवैत यात्रा से वापस भारत लौट चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इतना ही नहीं, दोनों देशों के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आने की बात कही। बयान में कहा गया कि वार्ता में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित, जरा मनीष जी रुक जाइएगा, कि बयान में कहा गया कि वार्ता में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की। कुवैत में कौन सा सीमा पार आतंकवाद है? जरा इस भाषा पे गौर करिए कि कुवैत में कौन सी सीमा पार है, वहां कौन आके उनका घुसा जा रहा है। वो तो बड़ा शांति प्रदेश है। उसका 80 के दशक में, कभी वो 90 के दशक में ईरान से झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो कभी कोई युद्ध में नहीं फंसा। और वो कह रहा है कि सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतंकवाद का वित्त पोषण करने वालों सुरक्षित पनाहगाहों और उनकी सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करने का आह्वान किया। ये कुवैत से कहलवा कराए हैं नरेंद्र मोदी। और जरा और आ जाइए ऊपर कि पाकिस्तान पर निशाना। बयान में कहा गया कि वार्ता में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतंकवाद का वित्त पोषण करने वालों और सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करने का आह्वान किया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने, सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की। तो ये इसमें कुवैत का तो कुछ है ही नहीं। कुवैत सीधे भारत की हाँ में हाँ मिला रहा है कि हाँ तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। और ये मेरे ख्याल से मनीष जी जो गल्फ कंट्री हैं उनमें पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से फतवा जारी करा के लाए वहां पर। तो ये मोदी का कमाल है। मैंने इसीलिए इसको थोड़ा बाद में कहा कि पहले आप पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि क्या स्थितियां वहां पे चल रही हैं। तो ये मोदी का कुवैत के अंदर किया गया कमाली मैं मानता हूं। मैं खुद इसको पढ़कर चौंका कि बाई नेम इस तरह की बातें हुई। लेकिन मनीष जी मैंने कल कहा था कि मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी चलाइएगा नहीं वीडियो मनीष जी, कि वो कल कोई सज्जन जो मौलाना मोदी और मोहम्मद मोदी की बातें कर रहे थे कि मोदी ने हिंदुत्व के लिए, मैं भारत के बारे में तो कई बार आपको बता चुका कि कम से कम 2-4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ हिंदू धर्म को समर्पित हो गए। कारण कुछ और है, उसके कुछ और सिस्टम्स है, लेकिन वो सब है केवल हिंदू धर्म को समर्पित। उसका मैं 2-3 बार विवरण दे चुका हूं। लेकिन भारत के सनातन धर्म या हिंदू धर्म को कुएं के मेढक की तरह नहीं सीमित रखे नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों के अंदर
वो किस तरह से हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को वैश्विक रूप दे रहे हैं, और उसकी चर्चा हमारे यहाँ कभी नहीं होती मनीष जी, हमारे यहाँ कभी नहीं होती। वो बार बार वही कहना पड़ता कि सोरोस के नौकर हैं, कि सोनिया गांधी के नौकर है, ये इसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन जो हमारा पड़ोसी जो भीख मांग रहा है, वो बिल्कुल गिद्ध की तरह निगाह इस पर रखे हुए है, और वो बड़े विस्तार से समझा रहा है मनीष जी कि जो भारत कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसमें सिवाय नरेंद्र मोदी के किसी मतलब चौथाई आदमी आप किसी को श्रेय नहीं दे सकते। ये कमर सीमा है, दर्शक इसको समझ लें कि वहां का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये उसका बड़ा ठोका बजाया आदमी है। ये कोई ऐरा गैरा जो यूट्यूबर अभी मैंने दिखाया उस टाइप कोई यूट्यूबर ये नहीं है। इसकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में ठीक ठाक पहुंच है, पकड़ है। और जरा अब सुनिए कि हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कैसे पाकिस्तान चिंतित है, जरा इसको सुनिए। एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है, और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया, फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है, और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है। और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं, आगमा स्लीपा शास्त्रा, वो वहां पे मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई, और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहां पे, और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जैसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी हिंदूज मौजूद हैं जो कि जारी बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो एस्टैब्लिश हो, जो कि जारी बात है हर मजहब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी हक है, सिखों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है। और अक्सर हम इस चीज पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो है वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है, ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेंपल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने एस्टैब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं, उनके साथ चीजों को रीड्रॉ कर रहे हैं। और वो ये समझता है कि इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स है उसकी डेडिकेशन है, और ये एक उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडियंस जहां जहां पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो ये लिंकेज बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो लिंक है बेसिकली द इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन सोसाइटी है, इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन पीपल, ये जो लिंक है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। और वो समझते हैं कि शायद हमें टाइम आ गया है कि हमें अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो स्टैब्लिश करने की जरूरत है। सो इसमें देखें कि ये आप ये समझ लें कि मेनी पीपल कॉल इट एज एन एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुइज्म अराउंड द ग्लोब। ये एक एक्सपेंशनिज्म है जो कि पूरी दुनिया में वो है। पूरी कहानी इसने बता दी कि क्या जलवा है सनातन का, क्या जलवा, मतलब काशी विश्वनाथ और अयोध्या का मामला नहीं है, सिर्फ नहीं है ये आखिर उसने क्या कहा कि एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुत्व अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का प्रसार हो रहा है। और जिस मंदिर का वो जिक्र कर रहा है हमारे यहाँ तो उसका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ मनीष जी। मैंने तो इसको जब सुना तो मुझे मेरे संज्ञान में आया कि एस्टोनिया यहाँ से 6-7 हजार किलोमीटर दूर है, यूरोप का छोटा सा देश है, और वहां पर यूरोप का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है 5,500 स्क्वायर मीटर पे, यानी 50,000 स्क्वायर फीट में वो मंदिर बन रहा है।
तो वो अपने आप में क्या, और ये मैं जरा और बता दूं, क्योंकि कुछ जो जाहिल है, जो इसको लठैत मैं जिनको कहता हूँ, कि वो जो मोहम्मद मोदी और मौलाना मोदी कहते हैं, जरा वो बतावें कि 1947 से 2014 के बीच में कितने प्रधानमंत्री थे, कितने मंदिर बने। और ये केवल एस्टोनिया नहीं, उसने ये गिना रहा था आपको कि किस तरह से अमेरिका में बना, गल्फ में बना। तो वो कह रहा है कि अराउंड द ग्लोब जो है हिंदू धर्म का एक्सपेंशन हो रहा है। और ये कहना कि फलानी संस्था बनवा रही, ढिमाकी संस्था बनवा रही, तो ये दर्शक इसको जरा समझ ले, मैं जो अपने दर्शक है तो गंभीर है, कि कहीं पे कोई मंदिर बनना हो या कोई बिल्डिंग बननी हो, तो भारत का प्रधानमंत्री कन्नी वसूली लेके खोपड़ी में अपने सीमेंट लाद के नहीं जाता। वो इसी तरह के सिस्टम होते हैं कि वो बनाए और वहां पे परमिशन मिले उस देश की। तो ये हिंदुत्व का बड़ा जबरदस्त उभार है। और प्रधानमंत्री मोदी उसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं, ये आप इस पाकिस्तानी के रोने से आप समझ सकते हैं। काश मोदी जी 25 साल और बिल्कुल तंदुरुस्त रहकर देश के प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा मानना है कि अभी कम से कम 15 साल तो वो रहेंगे, 15 साल तो वो बिल्कुल फिट रहेंगे। जिस तरह से वो योग करते हैं तो उनको फिट है। और उसका एक उदाहरण बिल्कुल सामने है, दर्शक उसको सब लोग देख लें कि अभी तो अडवाणी की स्थिति अभी खराब हुई है जब वो 94 के हुए हैं। अन्यथा मनीष जी 4 साल पहले तक अगर आप ध्यान करें तो 90 तक तो अडवाणी बिल्कुल फिट थे। तो एक उनके सामने उदाहरण है, उनके गुरु ही समझ लीजिए है। तो नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है। अभी वो 10-15 साल बड़े आराम से इस देश की सेवा कर सकते हैं और वो करेंगे। और क्या कमाल कर रहे हैं, ये मैंने आपको कुवैत वाला मामला बताया। और ग्लोबल स्तर पर जो कल मनीष जी ने बताया था, कुछ लोग लिख रहे हैं मोहम्मद मोदी, मौलाना मोदी, तो वो अपने खोपड़ी अपनी लाठी अपनी खोपड़ी मारे। वो जो काम कर रहे हैं बड़े स्केल पे कर रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में कई बार बता चुका हूं कि 3-4 लाख करोड़ रुपए तो लग चुका सनातन धर्म के ऊपर। और अभी क्या होगा वो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मैं जो कल दूसरा जो डिस्कशन था कि वो भागवत जी ने ये कह दिया, वो मोहम्मद कह रहा है, मैंने इसीलिए उसको बड़ा हल्के से निपटाया। तो कुछ लोग मुझे कमेंट में भी लिख रहे थे, अरे हमेशा बड़ी चित्र देखिए, बड़ा सीन देखिए, छोटे में मत उलझिए। और बड़ा सीन आपको हमने थोड़ा सुनवा दिया, मुझे थोड़ी ज्यादा जानकारी है। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, जब तक मोदी बैठे हैं तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, जब मैं कहता हूं कि और इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली समझना पड़ेगा। आप यदि इस तरह गुमराह होंगे तो वो 24 वाली गलती होगी। जब आप किसी खलिहर और लतीहर के यूट्यूब पे देखते हैं, जब खलिहर और मोटा मोटा जो है गेंडा टाइप का कुछ खलिहर लतीहर जो है वो कमेंट्स करता है, मोहन भागवत को मोदी ने निपटा दिया। कोई कहेगा मोदी को मोहन भागवत ने निपटा दिया। अरे चिरकुटों, इस देश का वो फुल टाइम प्रचारक, इस देश का प्रधानमंत्री हो, कोई सामान्य स्वयंसेवक नहीं है। नरेंद्र मोदी फुल टाइम प्रचारक है। उतना ही बड़ा प्रचारक है नरेंद्र मोदी जितना बड़ा मोहन भागवत है। तो इसलिए इस चीज को समझना पड़ेगा। और संघ का तो सपना रहा था कि एक प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री बने, और एक प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री बना। उसने कायाकल्प कर दिया। 5 साल तक उसने भारत के विकास के लिए, अभी एक जगह पे मैं था शाम में एक डिनर पे, तो मुझसे कहा गया कि भाई आपके गांव में तो बिजली नहीं थी। सच, मैंने इसके लिए कई शो में इसकी चर्चा की। 2018 में मेरे गांव में बिजली सर इसलिए आई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2018 के जून तक हिंदुस्तान का कोई गांव बिजली के बिना नहीं होगा। तो मैं खलिहर लतीहरों से कहता हूं कि सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करो, जमकर करो, साबित करो कि फलाना गांव में बिजली नहीं है, फलाना गांव में उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचा, फलाना गांव में शौचालय नहीं पहुंचा। ये पत्रकारिता होनी चाहिए ना। ये साबित करो कि सरकार ने ये गलत काम किया। तो इसीलिए यदि लतीहर खलिहर यदि कह रहे हैं कि मोदी ने अमित शाह को निपटा दिया, कोई लतीहर खलिहर कह रहा है कि अमित शाह, अच्छा सॉरी, मोहन भागवत ने मोदी को निपटा दिया, इसका मतलब आप समझिए कि चोट सही जगह लगी है। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अभी भी कि मोहन भागवत जो है वो मौलाना हो गया। मोहन भागवत यदि मौलाना हो गया तो आप जो लिख रहे हैं वो आप क्या हैं, आप खुद समझ जाइएगा। कई बार चीजों को जो है किसी और परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत होती है, तो उसे उसी रूप में देखिए, शिकार मत होइए।